क्लुक प्रस्तुत करते हैं। हाँ जी, क्या हालचाल। तो जी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जापान इतना साफ कैसे है। उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे, गांव है तो साफ होगा ही। तो जी आज आपको लेकर चलते हैं शहर। तो जी जापान साफ तो है। सफेद मोजा पहन के मैंने 20 मिनट वॉक करी थी और मोजा बिल्कुल साफ था। टिश्यू भी मैंने पब्लिक एस्केलेटर और टैक्सी में रगड़ के देखा तो वो भी साफ निकला। तो आज जानते हैं जापान में सफाई का राज क्या है और ले चलते हैं आपको एक रिसाइकिल फैक्ट्री में भी कि जापान खुद को इतना साफ रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेता है। तो जी सबसे पहले तो क्या यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ना कि यहाँ पे कूड़ा फैलता ही नहीं है। आपको डेमो दिखाऊं, जैसे प्रोटीन बार खा रहा हूँ मैं। अभी प्रोटीन बार मैंने खा लिया। अब इसका जो कूड़ा है इसका क्या करना है ना, इसको रखना है यहाँ पे। इसको यहाँ पे रखते हैं ना तो कूड़ा फैलता नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है सिविक सेंस और ये जापान में बहुत यूज करते हैं, अंधाधुन यूज करते हैं ये, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ ना लोगों की आदत बन चुकी है कूड़ा लेके घूमने की। कोई डस्टबिन ही नहीं होता और कूड़ा फेंकते हैं घर पे ले जाकर। सिगरेट पीने के स्पेशल स्पॉट्स बने और सिगरेट की राख जमीन पे ना गिरे इसलिए ये छोटा सा बैग तक लेके घूमते हैं। बाकी यार यहाँ इंडिया का हाई प्रोटीन खाना भी कोई नहीं खाता और इस सिविक सेंस की पढ़ाई शुरू हो जाती है बचपन से ही। और यहाँ पे स्कूल में एक चीज करते हैं जिसको बोलते हैं सोजी तोबान। तो स्कूल में ना 6 साल के ऊपर वाले बच्चों का ना ग्रुप बनाया जाता है और उनको छोटे छोटे सफाई के काम दिए जाते हैं, जैसे रूम साफ करना, व्हाइट बोर्ड साफ करना, इस तरह की चीजें। इससे क्या होता है उनको ना बचपन से आदत पड़ जाती है आसपास की चीजों की सफाई करने की। और उसके बाद आता है एक चीज और, क्योशिको तोबान। क्योशिको तोबान में क्या होता है कि बच्चों को ना ड्यूटी दी जाती है लंच सर्व करने का, और ये ड्यूटी यहीं पे खत्म नहीं होती है, उसको शफल करते रहते हैं। और लंच करने के बाद सारे जो प्लेट हो गए, प्लास्टिक के प्लेट हो गई, थर्माकोल हो गए, और जो अलग अलग मटेरियल की प्लेटें होती हैं उनको सब कुछ अलग करना होता है। अगर आपके खाने का लिक्विड बचा हो उसको अलग उसमें डालना है, प्लास्टिक के कप, बाउल, हर चीज़ अलग अलग जाती है। इससे क्या होता है बच्चों को ना बचपन से आदत पड़ जाती है। एक तरह से स्कूल की चीज़ें भी रिसाइकिल हो जाती हैं और बच्चे एजुकेट भी हो जाते हैं। और स्कूल ही नहीं, यहाँ पे ऑफिस में भी सफाई का कल्चर है। जैसे मेरे ऑफिस में क्या होता है, साल में 2-3 बार ना ये सीट चेंज कर देते हैं। मेरे ऑफिस में तो ये फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑफिस में क्या होता है, नए साल में क्या होता है, पूरा ऑफिस सफाई करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि फ्रेशर को काम दे दिया या तुम लोग नए आए हो तुम लोग साफ कर लो। फ्रेशर होगा, मैनेजर होगा, आर्टिस्ट होगा, इंजीनियर होगा, कोई भी बंदा होगा, साचो बूचो, कोई भी मैनेजर या बॉस के लेवल का जो बंदा होगा ना, वो भी आके पूरे ऑफिस की सफाई करता है। वो भले ही टॉयलेट हो गया या सेमिनार्स रूम हो गए या वेंडिंग मशीन हो गई या वेंडिंग मशीन का गार्बेज हो गया, कोई भी चीज़ होगी, वो सारी चीज़ें वो खुद साफ करते हैं। साल में एक बार ये होता ही है, मतलब नए साल में जाने से पहले लास्ट दिन ये लोग ऐसा करते हैं जब नए साल की छुट्टी पड़ती है। और जापान में ना हर जगह कूड़ेदान है भी नहीं, और यहाँ पे जैसे इसमें होल दे रखा है तो बड़ा कूड़ा आप इसमें डाल नहीं सकते। और कहीं कहीं पे इन्होंने ना चालाकी करी, ऐसे डाला है तो इसको नीचे से अंदर डालना पड़ता है। और कूड़ेदान यहाँ क्यों नहीं है वो वॉइस ओवर में बताता हूँ। तो शॉर्ट में बताऊं तो पहले जापान में बहुत सारे गार्बेज बिन थे, लेकिन 1995 में गार्बेज बिन को यूज करके सारिन गैस अटैक हुआ था टोक्यो में। उसमें 12 लोग मर गए थे और काफी लोग इंजर्ड भी हो गए थे। तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सारे गार्बेज बिन हटा दिए थे ताकि सेम अटेम्प्ट दोबारा ना हो। उसके बाद वेस्ट सेपरेशन की पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो गई और लोग घर में ही अपना वेस्ट सेपरेट करने लगे। फिर पब्लिक प्लेसेस में गार्बेज बिन की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ी। और यार जापान में कितनी भी बारिश हो जाए यहाँ सड़कों पे पानी नहीं भरता। मतलब यहाँ की रोड की टेक्नोलॉजी तो अलग है, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा है। यहाँ हफ्ते भर बारिश होने के बाद भी कीचड़ नहीं होती, रोड पर पानी जमा नहीं होता और कितनी भी बारिश हो कोई भी नाली जाम नहीं होती। और ये होता है इस डिवाइस की वजह से। इसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। और जापान का ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। लेकिन क्या फ़ायदा, जीडीपी में तो हमसे पीछे ही है। तो जापान में क्या हर तरफ साफ सुथरा रहता है, तो लोग खुद से भी ऐसे कुछ गंदगी नहीं फैलाते। मान लिया जापानीज़ के मैंने इंडियंस भी यहाँ नहीं देखे हैं जो यहाँ पे कूड़ा वूड़ा फैलाते हों। भाई क्या ये ऐसे फेंकी भी जा रहा है? अब बच्चे पी ले इसमें। कूड़ा मत फैलाओ यार यहाँ पे। अरे क्या हो गया तो? मतलब कूड़ा वूड़ा वैसे फैला नहीं सकते, मतलब थोड़ा सा इंडिया का नाम बर्बाद होता है यार। हम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बचपन से यहीं रहे हो। 10 साल हो गए भाई। 10 साल? ये बताओ यार, पहले 10 साल हो गए हैं। हाँ, होटल कैसे ढूंढते हो यहाँ पे? मुझे तो तुमने क्लूक का नाम नहीं सुना? क्लूक वो क्या है? क्लूक एक ऐसा ऐप है, ट्रैवलिंग ऐप है, जिसपे आप बहुत सारे होटल्स, हॉस्टल्स और इस तरह के स्टेज बुक कर सकते हो बहुत सस्ते में। इसमें तो बहुत सारी चीजें देख सकते हो। तो अकेले आए हो? हाँ अकेले आए हो तो आप अपनी एक्टिविटीज वगैरह बुक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्सपोज वगैरह हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अब लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस है ना, तो कार रेंटल भी कर सकते हो। सिम विम कहाँ से लिया यार? ढूंढने में बहुत परेशानी हुई थी। इसमें तो आप ई सिम भी बुक कर सकते हो भाई साहब। क्या बात कर रहे हो? सही है यार। तो अगर आप क्लूक यूज करें तो मेरा इसमें कूपन कोड यूज कर सकते हैं। क्लुक जाए। ठीक है, ये लो आपकी कॉफी भाई साहब। बची थी इसमें, थोड़ी सी पी सकते हो आप। आप यूट्यूबर हो क्या आप? क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अच्छा, जापान में वेस्ट डिस्पोज करने के तो बहुत सारे रूल हैं। वो हर अपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं, लेकिन 2-3 बहुत कॉमन बेसिक रूल होते हैं।
जैसे आप काली पॉलीथीन यूज़ नहीं कर सकते, मतलब मेरे अपार्टमेंट में तो उन्होंने पर्ची लगा दी थी कि काली पॉलीथीन हटा दो, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा है, आपको रिपोर्ट करेंगे, मतलब जो रेंटिंग अथॉरिटी होती है उसको रिपोर्ट करेंगे। तो हमारे में तो ट्रांसपेरेंट पॉली बैग हमें यूज़ करना होता है। उसका रीज़न ये होता है कि तुम क्या कूड़ा फेंक रहे हो ये उन्हें दिखना चाहिए, ताकि वो देख सके कि आप रूल फॉलो कर रहे हो कि नहीं। ये है यहाँ पे अरमी कैन, ये यहाँ पे ट्रे, जो खाने की ट्रे होती हैं वो सिर्फ यहाँ पे डाली जाएंगी। यहाँ सिर्फ क्या पत्ते वत्ते रखे हुए हैं। ये जो है यहाँ पे कांच की बोतलें हैं और कैंस हैं, और यहाँ पे ये वाले कैंस हैं, ये गैस के कैन और दवाइयों वगैरह के। यहाँ पे पेट बॉटल बिना ढक्कन की और बिना रैपर की, और यहाँ पे तुम्हारे गत्ते हैं, और यहाँ पे अखबार वगैरह है। तो यहाँ हर चीज़ का ना सेक्शन बना हुआ है, और यहाँ पे रूल भी लिखा हुआ है। देखो कि गत्ते ऐसे बांध के रखने हैं, अखबार बांध के रखना है, ऐसे ये तुम्हारी बुक्स वगैरह भी बांध के रखनी है। और ये किसी ने कूड़ा ठीक से रखा तो इस पर ना पर्ची इन्होंने लगा दी है कि ये मोइर गोमी है तो इसको यहाँ मत डालो। बाकी ये क्लीनिंग सप्लाइज़ हैं। देखो कूड़े फेंकने का सिस्टम कितना अच्छा बना रखा है, लेकिन अगर आप गौर करो तो इसमें सब में लॉक लगा हुआ है, क्योंकि वही है टूरिज़्म आता है और रैंडम मिक्स कूड़ा किधर उधर भी फेंक के चला आता है, तो ये पासवर्ड खाली लोकल लोग को पता होता है। अब ये तो वो वाले कूड़े हो गए जिनका साइज़ छोटा होता है, जो आराम से पन्नी वन्नी में आ जाएँ, आप डिस्पोज कर सकते हो। लेकिन अब जैसे आपको बड़ा कूड़ा फेंकना है, जैसे आपको फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, साइकिल, मोटरसाइकिल कभी डिस्पोज कर दी हो, तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में तो हम कबाड़ी वाले को देते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में आपको कंपनी को पे करने होते हैं ताकि आप इसे डिस्पोज कर सको। साइज़ के हिसाब से आपको पर्ची लेनी होती है, और वो पर्ची लगा के फिर आप इनको फेंकने के लिए अलाउ हो, और जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा चार्जेस करते हैं डिस्पोज करने के लिए। तो इसकी वजह से जापान में एक ना इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, जो है सेकंड हैंड और रिसाइकिल इंडस्ट्री। जैसे इंडिया में ओलेक्स होता है ना, जापान में मेरकारी है, जिमोती है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, रिसाइकिल शॉप्स हैं। तो लोग डिस्पोज करने के बजाय इनको वहाँ भेज देते हैं, उससे इनको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। और आप अगर किसी बंदे को सेकंड हैंड सामान लेना है, मान लो 2-3 महीने के लिए रुकना है जापान में, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से खरीदता है और फिर उसको दोबारा भेज देता है। तो यहाँ पे ये कल्चर बहुत ज़्यादा है कि नया खरीदने से पहले ना आप सेकंड हैंड चीज़ें देख लेते हो। मतलब मैं तो ये करता हूँ, अमीर लोग नहीं करते होंगे। तो इस चीज़ से क्या होता है, रिसाइकिल ना चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और जापान में ऐसा नहीं है कि यहाँ कूड़ा ये लोग फैलाते नहीं है, या जापान के अगर बहुत उसमें जाओ ना, जब ये लोग घर वर शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग कूड़ा ना ऐसी जगह फेंकते हैं, जैसे नदी किनारे डंप कर दिया, या फिर आपका जंगल में कहीं जाके साइड में गेर दिया। तो ये काम भी बहुत करते हैं। तो जापानीज़ गवर्नमेंट ना वहाँ पे कैमरे भी लगाने लगी है कि भाई यहाँ कूड़ा वूड़ा मत फेंको, हमने सीसीटीवी लगा रखे हैं। और अगर आपके कूड़े में कोई सामान मिल जाए तो आपको बैक ट्रैक करके आपको मैसेज भी करेंगे कि भाई आपने कूड़ा ठीक से नहीं फेंका। ये देखो गार्बेज डिस्पोज करने के लिए ना यहाँ पैसे लगते हैं। तो कई लोग इस तरह से ना नदी किनारे ऐसे सामान फेंक के चले आते हैं। अब ये बैटरी पावर्ड साइकिल है, मतलब एक्सीडेंट हुआ है और पूरी साइकिल मिली पूरी साइकिल किसी ने यहीं छोड़ दिया। पुलिस ने स्टिकर भी लगा दिया है कि कूड़ा यहाँ मत फेंको, क्योंकि जो नदी के आसपास वाला एरिया होता है यहाँ पे कैमरे नहीं होते, तो लोग गार्बेज जैसे डिस्पोज करके चले आते हैं। वैसे यहाँ के होमलेस एरिया में जब मैं गया था तो वहाँ भी कूड़ा नहीं देखने को मिला था। यहाँ के होमलेस एरिया हमारे यहाँ के डेवलप एरिया से ज़्यादा क्लीन थे। इनफैक्ट जापानीज लोग को सफाई इतनी पसंद है कि जब ये दूसरे देश में भी जाते हैं मैच या कॉन्सर्ट देखने, तो वहाँ भी इवेंट खत्म होने के बाद ये लोग सफाई करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में भी एक जापानीज लेडी फेमस हुई थी क्योंकि वो वहाँ सफाई कर रही थी। और ये सारा ना अपब्रिंगिंग का नतीजा होता है, क्योंकि लोग सोचते हैं ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा गंदगी तो होगी ही, लेकिन जापान इसका उल्टा सोचता है। जापान के सोचने का तरीका ये है कि ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा सफाई करने वाले लोग भी तो हैं। तो प्रॉब्लम ज्यादा लोग या ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ज्यादा गंदगी करने वाले लोग हैं वो प्रॉब्लम बनती है। बस उनको कन्वर्ट करना है ज्यादा सफाई रखने वाले लोगों में। और यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग अपने घरों के आगे की सफाई रखें, यहाँ पब्लिक एरिया, बीच, पार्क और नॉर्मल स्ट्रीट भी लोग खुद साफ करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं सोचते ये मेरा कूड़ा थोड़ी है, पन्नी हो, कागज हो, इनफैक्ट अगर सूखी पत्तियां भी पड़ी होती हैं उसको भी ये लोग साफ कर देते हैं, उसको भी कूड़ा ही कंसीडर करते हैं। ये नॉर्मल ना यहाँ के पब्लिक पार्क हैं, यहाँ पे लोग रनिंग वनिंग करने आते हैं, कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है। यहाँ पे भी इन्होंने सफाई वफाई कितनी कर रखी है। और ये है यहाँ का एक नॉर्मल प्लेग्राउंड। अगर सफाई दिखाऊं तो यार ये देखो कुछ गंदा नहीं है। अभी बारिश हुई है तो हल्का सा पानी पड़ा हुआ है। और यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, ये धूल भी नहीं है, ये ना पता नहीं कोई रेत सी है, तो ऐसे उड़ती भी नहीं है, ये पता नहीं मोटे मोटे से दाने हैं। और यहीं पे इन्होंने एक सैंड का प्लेग्राउंड एरिया बना रखा है जहाँ बच्चे रेत वेत से खेल रहे हैं। और चोट वोट ना लगे इसलिए ना यहाँ पे ऐसे झूले के नीचे घास भी लगा रखी है। ये नॉर्मल आर्टिफिशियल घास है, इसको ज़मीन में गाड़ रखा है, तो ये सरकती वरकती नहीं है। झूले में मतलब झूलों में जंग भी नहीं है। ये देखो इस वाले झूले पे भी इन्होंने वही लगा रखा है। मे भी जहाँ पैर वैर घसीटते होंगे ना, जैसे इस झूले में घिसेंगे, उस झूले में घिसेंगे, तो कपड़े गंदे ना हो, तो इन्होंने घास लगा रखी है। इन पार्क में देखो ये कंक्रीट तोड़ के कहीं कहीं पे मिट्टी है ना, यहाँ पे घास आ जा रही है, तो वहाँ पे वो बंदा इसे काट काट के ना ऐसे सीमेंट से कवर कर दे रहा है ताकि घास दोबारा ना उगे।
ये सिंपल सा पब्लिक पार्क है, इसके लिए यहाँ पे लोग इतना काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है ये सारे एरिया रेस्ट्रिक्टेड हो या इन पार्क के बंद होने की कोई टाइम लिमिट हो। यहाँ 5-6 बजे कोई ताला नहीं लगता, ये सारे ओपन एरिया में आते हैं और यहाँ हर बंदा कभी भी आ जा सकता है। फिर भी यहाँ ना कोई प्रॉपर्टी डैमेज का सीन होता है और ना कोई गंदगी मचाता है। वही है, गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं ना। जैसे हम टैक्स भरें और वो टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल, तो टैक्स भरने में मज़ा आता है क्योंकि हमें साफ़ रोड मिलती है, साफ़ हवा मिलती है। मेरे घर वाले यहाँ पे आए थे और 15-20 दिन रहे, तो वो भी कह रहे थे कि अब ऐसी रोड हो, ऐसी हवा हो तो घूमने में मज़ा आता है। और मुझे तो लगता है जो जापान में आके रहता है ना, उसकी ऑटोमेटिकली ना एज, उम्र, ज़िंदगी 2-3 साल तो बढ़ी जाती होगी, क्योंकि वही ये साफ़ हवा है, ग्रीनरी है, टाइम भी है, जगह भी है। तो वो अपना नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर लेता है। नॉर्मल जिम ना भी जाए तो भी 1-2 घंटे अगर चले, अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है। मतलब अगर साफ़ हो तो बाहर घूमने का भी मन करता है। और ये देखो, जैसे ये पब्लिक एरिया है, ये पूरा पब्लिक पार्क है, रैंडम है। देखो इधर भी है, इधर भी कुछ नहीं है, और अगर अपने पीछे दिखाऊं तो यहाँ भी कुछ नहीं है। अब यहाँ का टॉयलेट दिखा दूँ ज़रा आपको। पब्लिक एरिया है, इधर महिलाओं का, उधर पुरुष का है। और यहाँ पे ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं होता कि लॉक लगाओ तो स्टाफ बंद कर देता हो। 24 घंटे टॉयलेट खुले रहते हैं। ये देख लो यहाँ के टॉयलेट, ये पब्लिक टॉयलेट है जो कि नदी किनारे बिल्कुल खुले में है यार। मतलब एक निशान नहीं है, एक निशान नहीं है, एक भी निशान नहीं है। मतलब सिंक भी है, देखो सिंक भी साफ़ ही है, शीशा भी साफ़ है। और जापान में जब कंस्ट्रक्शन भी होता है तो धूल वगैरह बिल्कुल नहीं उड़ती। पूरा एरिया कवर किया जाता है ब्लैक कपड़ों से, और वो तभी उतरता है जब बिल्डिंग पूरी बन के रेडी हो जाए। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो आवाज़, शोर या वाइब्रेशन भी आती है उसको भी रेगुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं है किसी के घर के भी आगे मोरंग और ईंट डाल दी। ये देखो जापान में ना डेसिबल लेवल लिखते हैं, और अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो, ये देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है और पूरा इन्होंने कवर कर रखा है, और पता भी नहीं लगता कब बिल्डिंग बन गई। ये ऐसी कवर करेंगे, अभी थोड़ी सी बनी है ना तो यहीं तक है, थोड़ी सी और ज़्यादा बनेगी और फिर इसको पूरा मच्छरदानी से कवर कर देंगे, या और ऊपर बनाते जाएंगे। और देखो यहाँ की इन्होंने तार भी कवर कर रखी है कि कोई डैमेज ना हो, गिरे तो सामान। और इसके आगे का देखो कुछ भी कवर नहीं है। ये ऊपर लिखा है नॉइस, तो नॉइस 63 है और वाइब्रेशन जो है 27 है। तो ये जो मशीनें लगी हैं इसकी नॉइस है ये। और ये लिखा हुआ है कब तक बन के रेडी हो जाएगा, 2029 तक। शुरू हुआ है अभी 2 महीने पहले, और इसको पूरा कवर करके रखा हुआ है इन्होंने। और अगर इस कंस्ट्रक्शन का कोई भी सामान तुम्हारे ऊपर गिरता है भाई, तुम करोड़पति हो जाओगे। बहुत मोटा इंश्योरेंस मिलता है। वैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट जैसे शिबुया, नाम्बा जैसी जगह रात होते होते आपको गंदी मिल सकती है, लेकिन वो एरिया टूरिस्ट स्पॉट होते हैं। वहाँ अलग अलग देश, कल्चर और मेंटलिटी के बंदे आते हैं और गंदगी थोड़ी सी फैल जाती है। लेकिन सुबह जाके देखो तो वो जगह भी आपको दोबारा साफ ही मिलती हैं। हर त्योहार या इवेंट के बाद लोकल बंदे खुद आके वो जगह साफ करते हैं। और जापान में व्हीकल पॉल्यूशन भी बहुत कम है। लोग यहाँ पे साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत यूज करते हैं। समर्स में अगर 40 डिग्री भी हो जाए तो भी लोग साइकिल चला लेते हैं, क्योंकि साइकिल की लेन्स बनी हुई हैं, हर तरफ पेड़ लगे हुए हैं, तो लोगों को खास दिक्कत भी नहीं होती। और ये डर भी नहीं रहता कि रोडवेज का कोई ट्रक या थार साइड से पप्पी लेके चला जाएगा। और इंडिया में तो पुरानी कार जैसे बैन कर दी जाती है, जापान में कितनी भी पुरानी गाड़ी हो आप चला सकते हो, क्योंकि रेट्रो कार्स और बाइक भी हॉबी की कैटेगरी में आती हैं। बस इनका शाकिन क्लियर कराना होता है 2 साल में, जिसमें कार्बन एमिशन, नॉइज, ब्रेक एक्सेट्रा देखे जाते हैं। मैंने लोगों को 30 से 40 साल पुरानी कार भी चलाते हुए देखा है। इन व्हीकल्स में आपको एनुअल ऑटोमोबाइल टैक्स देना होता है और कोई माइलेज लिमिट नहीं होती है, जितनी मर्जी हो उतना चलाओ। तो अब आपको दिखाते हैं जापान की रिसाइकलिंग फैक्ट्री। तो जी इस फैक्ट्री टूर के लिए मुझे वेट करना पड़ा 1 महीना, क्योंकि ये पूरा टूर बुक था और इस वीडियो में बड़ी मेहनत भी लगी है। और ये टूर लेने के बाद मुझे लगा कि हमारे देश के सारे नेताओं को ये टूर लेना चाहिए, क्योंकि यार हमको वेस्ट रिसाइकिल सीखने की बहुत जरूरत है। और इस तरह की रिसाइकिल फैक्ट्री जापान में बहुत सारी हैं, और ये सारी की सारी फैक्ट्री सिटी के बाहर है ताकि यहाँ पॉल्यूशन ना हो। वैसे इस फैक्ट्री में ना मैंने गौर किया बहुत कम बंदे थे, पूरी की पूरी फैक्ट्री ऑटोमेटेड थी। इनका ऑफिस देख के तो ऐसा लगा जैसे मोगैम्बो का ऑफिस हो। यहाँ सारा वेस्ट को रिसाइकिल करने के 3 प्रोसेस थे। वेस्ट को रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना और उसके एशेस को डिस्पोज करना। वैसे रिसाइकिल करने में सबसे बड़ा स्टेप होता है वेस्ट को सेपरेट करना। प्लास्टिक अलग, लोहा अलग, पेपर अलग, क्योंकि इन सबको एक साथ डिस्पोज या रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर वेस्ट का अलग प्रोसेस होता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्प करती है जापानीज लोग, क्योंकि वो सारा का सारा वेस्ट पहले से ही सेपरेट करके गवर्नमेंट को देते हैं और उनका काम रह जाता है बस रिसाइकिल करना। हर टाइप का कूड़ा हर घर से अलग अलग दिन कलेक्ट किया जाता है। और जापान में इतनी सारी फैक्ट्रीज है, लेकिन सिर्फ इस रिसाइकिल फैक्ट्री की बात करूं तो यहाँ 600 व्हीकल पर डे आते हैं गार्बेज लेके। सबसे पहले तो इनका वजन तोला जाता है और हर कूड़े का अलग अलग गेट होता है, वहाँ ये सारा कूड़ा डंप किया जाता है। दिन भर सारा कूड़ा अलग अलग कलेक्ट करने के बाद इनको प्रोसेस किया जाता है, किस कूड़े को जलाना है, किस कूड़े को श्रेड करना है और किसको रिसाइकिल करना है। क्योंकि यहाँ पे बड़े कूड़े जैसे साइकिल, टीवी, वॉशिंग मशीन में बहुत अलग अलग मेटल के पार्ट यूज होते हैं, तो उनको छोटा छोटा करके इनके मेटल अलग किए जाते हैं।
डैमेज होने के बाद ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हाल करता है। आतिथ्य ये लोहे का ऐसा हाल कर देता है। और बर्नेबल वेस्ट को क्लॉथ की मदद से उठाते हैं और इनको जलाया जाता है, और तब तक जलाते हैं जब तक ये राख नहीं बन जाते, और टेम्परेचर पहुंच जाता है 900 डिग्री। इसमें जो सारा वेस्ट है इसका जल के साइज रह जाता है 1/20 है। ये पूरा कूड़ा इतना बन जाएगा, और 900 डिग्री से जो हीट निकलती है उसको ये कलेक्ट करके वाटर को बॉईल करते हैं और भाप बनाते हैं, और ये स्टीम यूज करी जाती है टरबाइन में, और इस टरबाइन से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, और इसी इलेक्ट्रिसिटी से पूरी की पूरी फैक्ट्री अपने आप चलती रहती है। बाहर से ये कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं करते, और जो इलेक्ट्रिसिटी इस फैक्ट्री से बच जाती है वो ये गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं। अब जो मेटल और प्लास्टिक और जो रिसाइकिल की चीजें थी उसको तो ये भेज देते हैं रिसाइकिल करने के लिए, ताकि उससे अलग अलग तरह की चीजें बन जाएं। लेकिन जो बर्नेबल वेस्ट होता है उसकी गैसेस को कलेक्ट करके ये कुछ तो फिल्टर करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, केमिकल से पास कराते हैं। मुझे वो प्रोसेस घंटा समझ नहीं आया, लेकिन एंड में कैसे ना करके वो सारी गैसेस बाहर निकल जाती हैं क्लीन, और एंड में जो राख बचती है उसे ये लोग ट्रक में दोबारा लाते हैं और उसे लैंडफिल में भरते हैं लेयर बाय लेयर करके, क्योंकि अगर लेयर नहीं करेंगे तो ये धूल बन सकती है। तो जी ये था पूरा रिसाइकिल का प्रोसेस। वैसे तो ये सारा टूर 2 घंटे का था, लेकिन मैंने किसी तरह तोड़ मरोड़ के इसको बताया है, और अगर डिटेल में जानना हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, और ये टूर आपको माई शिवा में मिल भी सकता है। और यहाँ का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे लोगों को अपनी गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा है। वो जानते हैं अगर हमने टैक्स भरा है तो गवर्नमेंट कम से कम कुछ चीजें तो कर ही सकती है, जैसे आने वाली जनरेशन को कम से कम साफ पानी, साफ हवा और साफ इन्वायरमेंट तो दे ही सकते हैं। यहाँ आंख बंद करके आप किसी भी रैंडम नल का पानी पी सकते हो, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बाकी 10 साल में मैंने एक ही चीज यहाँ पे सीखी है कि क्लीनलीनेस किसी एक दिन का काम नहीं है, इसको जब तक हैबिट नहीं बनाएंगे तब तक इस देश साफ नहीं होगा।